तो पहला काम है हमारा कंप्लायंस ऑफिसर हमें अपॉइंट करना होगा। दूसरा काम था हमारा कि हमें शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना होगा। तीसरा था सारे इंटरमीडियरीज और सेबी के बीच में कोऑपरेशन रखना होगा। फोर्थ था सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना होगा, या तो लाइफ टाइम या तो मिनिमम 8 ईयर्स। फिफ्थ है कि फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सारा करना होगा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे। ये वाला टॉपिक। पर और भी क्या है ऑब्लिगेशन जो अभी तक पढ़े नहीं है, बट ये सारे ऑब्लिगेशंस हैं। रेगुलेशन 12 में आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और रीपेमेंट। कोई भी लिस्टेड एंटिटी है और वो डिविडेंड पे करना चाहता है, इंटरेस्ट पे करना चाहता है या लोन रीपेमेंट करना चाहता है, वो कुछ भी करना चाहता है तो उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा। मतलब आज अगर रिलायंस सोचता है कि वो डिविडेंड देने वाला है तो वो अपने आप ही डिविडेंड दे देगा, ऐसा नहीं है। द लिस्टेड एंटिटी शैल यूज एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। वो कोई भी मोड यूज कर सकता है अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, जो भी मोड आरबीआई ने अप्रूव किया है, इन द मैनर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 फॉर द पेमेंट। जैसे पेमेंट के लिए बोला गया है वही रूल को फॉलो करते हुए सारा डिविडेंड, इंटरेस्ट या रीपेमेंट सब कर सकते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक मोड कोई भी हो सकता है, बट वही इलेक्ट्रॉनिक मोड हो जो आरबीआई ने अप्रूव किया है। तो ये सिक्स्थ ऑब्लिगेशन है। सेवेंथ ऑब्लिगेशन है रेगुलेशन 13, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। The listed entity shall ensure that adequate steps are taken for redressal of investor complaint। ये काम कौन देखता है कंप्लेंट? ये सब कंप्लायंस ऑफिसर जो सीएस है। सीएस देखता है कि किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी तरीके का कंप्लेन है क्या। अगर किसी भी तरीके का वो मेल पड़ता है सारा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कंपनी में मेल करता है। अगर मेल गया है लिस्टेड एंटिटी के पास तो उसको देखना होगा कि इन्वेस्टर का क्या कंप्लेन है और उसको रिड्रेस करना होगा, ठीक करना होगा। ऐसा लिखा गया है रेगुलेशन 13 में। रेगुलेशन 14 में लिखा है फीस पेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनी को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को फीस पे करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। किसी के भी हम चीज में लिस्टेड रहेंगे तो डेफिनेटली उसको एक फीस पे करेंगे। किसी के घर में रहते हैं तो रेंट पे करते हैं। तो अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लिस्टेड एंटिटी, तो वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को फीस पे करता है, करना पड़ेगा। ऐसा लिखा है रेगुलेशन 14 के अंदर। फिर 14 के बाद सीधे आते हैं अपने रेगुलेशन 28 में, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन यही सब रेगुलेशन से आएगा। 28 नंबर रेगुलेशन है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब होता है एक्चुअल। ये हम तुम लोगों को, एक सेकेंड रुको। तो यहाँ पर बोल रहा है रेगुलेशन 28 है फंडिंग के लिए, तो ब्रैकेट में फंडिंग लिख लो। फंडिंग के लिए ये वाला है। इन प्रिंसिपल का मतलब होता है एडवांस में, पहले से। तो रेगुलेशन 28 है फंडिंग के बारे में। इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, फंडिंग उठाते हैं ना, मतलब दूसरे कंपनी से जब एक कंपनी पैसा उठाता है, किसी भी तरीके से पैसा उठाता है, शेयर इश्यू करके पैसा उठाए या कैसे भी मार्केट से पैसा उठाए, उसको हम लोग फंडिंग कहते हैं। तो 28 उस फंडिंग के ऊपर है। ये अगर कंपनी फंडिंग लेता है तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज से। इन प्रिंसिपल वर्ड का मतलब है एडवांस, पर वर्ड अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रेगुलेशन के अंदर यही वर्ड यूज किया है। तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेंगे स्टॉक एक्सचेंज से, किस बात के ऊपर? सिक्योरिटीज टू बी लिस्टेड। सिक्योरिटी अगर मेरे को लिस्ट करना है तो पहले स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लेंगे। दूसरा है ओनली एट स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट को ध्यान से समझो। अगर ओनली एट स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, अगर मेरा जो स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब हम जहां पे लिस्टेड है, मेरा सिक्योरिटीज जहां पे लिस्टेड है, उसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। ये टर्म है रेगुलेशन के अंदर, यही टर्म लिखा हुआ है। बोल रहा है मेरा सिक्योरिटीज जो लिस्टेड है वो उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है।
तो हमको कहाँ लिस्टेड रह रहे हैं, मतलब एनएससी और बीएससी में। अगर मेरा स्टॉक एक्सचेंज का नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, मतलब हम एनएससी और बीएससी में लिस्टेड हैं। ओनली एट स्टॉक एक्सचेंज नॉट हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, हम ऐसा एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है। अगर नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है तो हम कहाँ लिस्टेड होना होगा, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, मतलब हम ये सब में लिस्टेड हैं। और एनएससी बीएससी में ऐसा नियम हो नहीं सकते हैं, पर अभी एट प्रेजेंट हम कहाँ लिस्टेड हैं, यहाँ लिस्टेड हैं। एट स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज नॉट हैविंग टर्मिनल, इसमें ऑल नहीं है। तो अगर मेरा नेशन वाइड है तो हम सिर्फ एनएससी बीएससी में है। अगर मेरा नेशन वाइड नहीं है, नॉट, तो हम सिटी वाइज है, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। और अगर मेरा नेशन वाइड भी है एज वेल एज नहीं भी है, दोनों में है हम, तो मेरा सब है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका वाला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसका वाला, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज इसका, मतलब ऑल, हम सब में है। तो ये याद रखना, जो जिसमें है वो उससे अप्रूवल लेगा। अगर मेरा नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है तो हम जाके इन दोनों से अप्रूवल लेंगे। अगर मेरा नेशन वाइड नहीं है तो हमको इन दोनों से जाके अप्रूवल नहीं लेना है, हम जहां के हैं वहां से लेंगे, जहां लिस्टेड है। और अगर हम दोनों में है, हम किसी से भी अप्रूवल ले सकते हैं। ये लिखा है रेगुलेशन 28 में, क्या ले सकते हैं, फंडिंग ले सकते हैं। रेगुलेशन 29 में बोल रहा है प्रायर इंटीमेशन अबाउट बोर्ड मीटिंग टू स्टॉक एक्सचेंज। अगर बोर्ड मीटिंग होने वाला है तो स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही इंटीमेट करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले बोर्ड मीटिंग कर लेंगे फिर जाके स्टॉक एक्सचेंज को बता देंगे, या हो रहा है उसी में बता देंगे। पहले बताना होगा, प्रायर इंटीमेशन, बोर्ड मीटिंग होने वाला है, स्टॉक एक्सचेंज को पहले बताना होगा। क्या पहले बताना होगा, ऑल्ट्रेशन के बारे में। अगर हम किसी भी सिक्योरिटी का नेचर चेंज कर रहे हैं, मतलब दो तरीके का सोचो, प्रेफरेंस शेयर है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी होता है, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर भी होता है। हम अगर नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बना रहे हैं तो हम सिक्योरिटी का नेचर चेंज कर रहे हैं। तो ये बात पहले सिक्योरिटीज एक्सचेंज को पता होना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज को, सिक्योरिटी एक्सचेंज मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आरएसई, उसको पता होना चाहिए। तो कब पता होना चाहिए, जिस दिन मीटिंग होने वाला है इस टॉपिक पे उसके 11 दिन पहले, 11 डेज प्रायर। दो चीज के बारे में 11 दिन पहले पता होना चाहिए, मतलब बोर्ड मीटिंग अगर 12 तारीख को है तो 1 तारीख को पता होना चाहिए, 11 डेज पहले, बिफोर। अगर ये दो टॉपिक है, डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट का डेट ऑल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो हमको बोर्ड मीटिंग रखना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग इस टॉपिक पे रख रहे हैं तो 11 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा। नेक्स्ट है बाई बैक, नेक्स्ट है फिनेंशियल रिजल्ट। अगर फिनेंशियल रिजल्ट का हम कुछ बता रहे हैं कि क्वार्टरली, हाफ ईयरली, बोर्ड मीटिंग में तो फिनेंशियल रिजल्ट डिस्कस होता है, तभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो ये क्वार्टरली भी फाइल होता है, हाफ ईयरली भी फाइल होता है, ईयरली भी फाइल होता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। जितना बड़ा कंपनी है उतना जल्दी जल्दी फिनेंशियल रिजल्ट करता है, क्योंकि एक बार में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उतना सारा देख नहीं पाएंगे। तो जो जैसे भी कर रहा है 5 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा उस मीटिंग के बारे में। थर्ड है बाई बैक वॉलेंटरी डीलिस्टिंग। बाई बैक करने का मतलब, जब भी कंपनी इक्विटी शेयर इश्यू करता है 10 साल बाद या 5 साल बाद या 20 ईयर्स बाद वो अपने ही शेयर्स को फिर बैक खरीद लेता है। क्यों? इक्विटी शेयर इश्यू करने से क्या होता है, कंपनी मार्केट में शेयर्स देता है और पब्लिक से पैसा ले लेता है, फिर उससे बिजनेस करता है। अब इसके बदले में शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड देना पड़ता है। तो कंपनी को ये फालतू का झमेला लगता है कभी कभी
तो कंपनी क्या करता है, जब उसको और पैसे का जरूरत नहीं है तो वो शेयर होल्डर लोग से अपना ही शेयर्स फिर बैक खरीद लेता है, बोलता है आओ मेरे को मेरा ही शेयर्स बेच दो, और तुम लोग 100 रुपए में लिए थे 110 रुपया लेकर चले जाओ, तो 10-10 रुपया हर शेयर होल्डर को पर शेयर प्रॉफिट होगा। तो शेयर होल्डर लोग बैक आके कुछ शेयर होल्डर बेच देता है जिसको बेचना है, इसको कहते हैं बाई बैक। अगर मीटिंग बाई बैक पे होने वाला है, वॉलेंटरी डीलिस्टिंग मतलब अब हमको लिस्टेड नहीं रहना है, डीलिस्ट होना है, हटना है स्टॉक एक्सचेंज से, तो हम हटने का वॉलेंटरी मतलब मेरे को कोई निकाला नहीं है स्टॉक एक्सचेंज से, हम खुद निकलना चाहते हैं, इसके ऊपर मीटिंग करना है। फंड रेजिंग, जो हम बोले फंड पैसा लाने के लिए, बोनस इशू, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, ऐसा कोई भी टॉपिक है तो 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा, तो 2 दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बताना होगा कि बोर्ड मीटिंग होने वाला है। रेगुलेशन 30 में बोला है कि डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारा चीज अगर हम करेंगे तो सिक्योरिटी एक्सचेंज को इतने दिन पहले बोलना हो, 30 मिनट पहले बताना होगा, विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट पहले बताना होगा, ये सब करेंगे तो। डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इस टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन अगर देना है तो चेंज करने के मीटिंग नहीं करना है, पीछे पड़े थे बोर्ड मीटिंग करना है तो इतने दिन पहले बोलना होगा। यहाँ है डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इवेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, बस एक इंफॉर्मेशन है, कोई मीटिंग नहीं हो रहा है, तो पब्लिक को बोलने के पहले, दुनिया में फैलाने के पहले स्टॉक एक्सचेंज को 30 मिनट पहले कम से कम बोलना होगा इन सारे मैटर के बारे में। इन सारे मैटर के बारे में बोलना है तो विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होगा स्टॉक एक्सचेंज को। तो ये सारा चीज है। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, हम बोले इसमें टोटल कितना चैप्टर था, इसमें हम लोग पढ़े हैं कि 12 चैप्टर है, उस 12 चैप्टर के अंदर 103 रेगुलेशन है, तो चैप्टर 1 के अंदर से 1 to 3 रेगुलेशन है, हम चैप्टर वाइज डिवीजन दिए हैं। चैप्टर 2 के अंदर रेगुलेशन 4 है जो प्रिंसिपल्स है। चैप्टर 3 के अंदर रेगुलेशन 5 से लेके 14 तक है, और चैप्टर 4 के अंदर 15 से लेके 48 तक है, और इन सब में ऑब्लिगेशंस है। ये चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चैप्टर 5 में 49 से लेके ऑनवर्ड्स है 103, और उसका डिवीजन मतलब ऑनवर्ड्स है मतलब और 12 चैप्टर है ना, तो सब में 49 के आगे तक है, बट हम लोग तो सिर्फ कवर करेंगे 48, इसलिए इसका डिटेल नहीं लिए। तो हम लोग के सिलेबस में सिर्फ 4 चैप्टर है और 48 रेगुलेशन है, जिसमें से 5 से 48 तक ही काम का है, बाकी ये 4 ऐसे ही डिस्कशन है। 16 से 27 जो इसके अंदर ही है वो अदर चैप्टर्स में भी हम लोग पढ़ के आते हैं, इसलिए यहाँ पे उसको हम फिर से पढ़ा दे रहे हैं, बट 16 से 27 दूसरे चैप्टर में भी पढ़ने को मिल जाएगा सेम। 16 रेगुलेशन के अंदर डेफिनेशंस दिया हुआ है, ये जो सारा टर्म्स तब से बोल रहे हैं ना, इन सबको डिफाइन कर दिया गया है रेगुलेशन 16 में। लिस्टेड एंटिटी का मतलब क्या है, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है। लिस्टेड एंटिटी का मतलब है इट मींस एन एंटिटी जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उसी को लिस्टेड बोलेंगे। डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, कुछ सिक्योरिटीज को ही डेजिग्नेटेड बोलते हैं, जैसे नॉन कन्वर्टेबल डेट, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा, स्पेसिफाइड बाय सेबी, जिसको जिसको सेबी स्पेसिफाई किया है उसी को इस चैप्टर में डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज बोलेंगे। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्चुअली है क्या, ये सिक्योरिटीज है मेरा इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ये सब। लिस्टेड अग्रीमेंट, लिस्टिंग अग्रीमेंट बोले थे ना, सिंगल करना पड़ेगा, एक ही करना पड़ेगा। इट मीन्स एन अग्रीमेंट दैट इज एंटर्ड इनटू बिटवीन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड एंटिटी। लिस्टिंग करने के लिए हम जो अग्रीमेंट करेंगे, एंटिटी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट करेगा लिस्ट करने के लिए,
उसी अग्रीमेंट को अपने लिस्टेड अग्रीमेंट कहते हैं।